देखो, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 साल एट 10% इज 993। कितना तो भी पैसा बैंक में लगाया था, 1 प्लस रेट, रेट 10% अपॉन 100 की पावर टाइम, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो उतना पैसा तो मिला और 993 मिला। ये याद है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, अमाउंट का फॉर्मूला रहता है। अमाउंट क्या रहता है? जितना पैसा तुमने बैंक में लगाया था प्लस इंटरेस्ट कितना मिला। ये एक इक्वेशन। तो इससे अपन क्या ढूंढ सकते? पी की वैल्यू ढूंढ सकते अपन, कितना पैसा बैंक में लगाया था। देन व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उतने ही पैसे पे सेम रेट और सेम टाइम के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। तो पी ढूंढना है अपने को, रेड वाले इक्वेशन से कुछ भी करके पी ढूंढना है। तो देखो, एक तो ये 0 0 कट करो, 1/10 हुआ। 10 1 जा 10, 10 + 1 11, 11/10 का क्यूब। करना भी चाहिए कि नहीं ओपन, क्या पता। और पी इधर है, पी को उधर डिवीजन में डाल देता मैं, पी को उधर डिवीजन में डाल देता मैं, ऐसे। तो ये पी अपॉन पी कितना होगा? 1। देखो उसका सॉल्विंग, देखो साइड में, 1 + 993 अपॉन पी इज इक्वल टू 1331। समझता है ना? 11 का क्यूब, 11 × 11 × 11 1331, और 10 10 10 1000। अब ये प्लस का 1 है ना, इसको इधर फेंक दो। उधर जाके क्या होगा? वो माइनस का 1 होगा। तो 1331 अपॉन 1000 - 1। तो हर बच्चे को नेचुरल इतना तो आता है ना कि 1000, 1 जा 1000, और 1331 - 1000, 331 अपॉन 1000 विल बी इक्वल टू 993 अपॉन पी। अपने को पी की वैल्यू ढूंढनी है। तो पी जो कि यहाँ पर नीचे बैठे वाला है, इसको उठा के उधर ऊपर ट्रांसफर कर दो, और 331 को नीचे भेजो और 1000 को ऊपर भेजो। तो 993 × 1000 अपॉन 331 इज इक्वल टू पी हो जाएगा। इतना सबको समझ आता है ना? अब 331 1 जा, 331 3 जा, 3 × 1000 3000। तो तुमने बैंक में 3000 रुपए लगाए थे, अपने को वो नहीं पूछा कितने रुपए लगाए थे, अपने पूछ सिंपल इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला रहता? पैसा इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पैसा कितना लगाया था? 3000। रेट कितना था? 10% का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, अपॉन 100। 0 0 कट, 0 0 कट, 30 × 10 300, 300 × 3 900। समझा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 993 का मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट 200 का मिलता है। वो तो पता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चीजें कंपाउंड हुई तो ज्यादा मिलता है कभी भी। ठीक है, ये लिखना अगर तुम चाहते हो तो लिख सकते हो। इसमें यही था, काम की बात यही थी कि भाई ऐसे खिचड़ी इक्वेशन, एक तरफ क्यूबिक टर्म है, एक तरफ सादा सादा है, तो वेरिएबल को आइसोलेट कैसे करना, ट्रिकफुली सोच कैसे पाना। क्योंकि ये जो मैंने किया, पी जो इधर बैठा था, डार्क ब्लैक वाला पी, इसको मैंने नीचे ही बुला लिया डिवीजन में, दोनों के नीचे पी पी। ठीक है, ये रिस्क स्टेप रहता है। इधर कटना चाहिए P/P, थोड़ा तुमको फोर साइटेडनेस आगे देखते आना चाहिए तुमको, बिना लिखे 2 3 स्टेप बाद क्या होगा। तो P/P 1 बनेगा, वो 1 को उधर भेज देंगे, -1 होगा। अच्छा, वो 331 और 993 रिश्तेदार बनेंगे, ऐसी चीजें दिखनी चाहिए, तो जल्दी होता सॉल्व। ठीक है, लिख लो ये सब जन। ये हो गया, चलो 43 करो सब जन। तुम लोग ऑनलाइन सब लोग शुरू करो जल्दी। तो हो गया सबका। 91 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, पहिए का। तो रेडियस 45.5 सेंटीमीटर रहेगा। सोचो एक पहिया है, उसको अगर मैं 3 स्पोक डालूं, 3 स्पोक, तो उसके सरकमफेरेंस के भी 1 2 और 3 3 टुकड़े होंगे। एक पहिया है, अगर मैं उसके टायर में 1 2 3 4 4 स्पोक डालूं, तो 1 2 3 4 4 टुकड़े होंगे। तो इस पहिए में अगर मैंने 22 स्पोक डाले हैं, 22 स्पोक्स, तो इसके सरकमफेरेंस के कितने टुकड़े होंगे? 22 टुकड़े होंगे। तो सिर्फ 2πr करके अपन सरकमफेरेंस ढूंढ लेंगे। और अपने को क्या चाहिए? उसका एक टुकड़ा चाहिए, टोटल टुकड़े 22 हो रहे, तो डिवाइड बाई 22 कर दूंगा। समझ आया क्या? 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 45.5, या 91/2 रख दो। और इसको डिवाइड करना है 22 के साथ, तो 22 और 22 कट जाएगा। और ये 7 को काटो, 7 6 जा 42।
45 में से 42 गया, 3 बचा, 3.5, 35, 7 5 सा तो 0.5 सा, तो 2 × 6.5 कितना आंसर आ गया? 13 गैप है ये दो स्पोक के बीच में। ठीक है, वो दो जो डार्क गुलाबी शेडिंग करी अभी, उतना गैप दो दंडियों के बीच में टायर पे 13 सेंटीमीटर का कर्व गैप है। इतना तो सिंपल सा टाइम पास सा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा आंसर। उड़ाओ के। ठीक है, ये अगला करो। अच्छा है थोड़ा, ये ठीक क्वेश्चन है। हेमिस्फेरिकल बाउल है, इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस कितना? 18 सेंटीमीटर। पूरा गच्चा भरे वाला है लिक्विड से, फुल वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस लिक्विड को सिलेंड्रिकल बॉटलों में भरना है, जिनका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जिनकी हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 3 और 9। हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल? इस कटोरे को खाली करने के लिए ऐसे कितनी बोतलें लगेंगी? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम याद है क्या किसी बच्चे को? लर्न है क्या? 4 बाई पिछले थ्री कुछ पाई आर क्लास क्यूब। के दिया गया है ना? 2/3 पाई r क्यूब, 18 और एक सिलेंडर का वॉल्यूम सबको याद है, पाई r² 3 3 × h, कितना रहता है? 9 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि ऐसे कितने n सिलेंडर लगेंगे, n। ये इतना सा इक्वेशन है भाई, इतना सा सिंपल सा इक्वेशन, अगर तुम्हें समझ आता हो तो। ठीक है, ये क्या लिखा है ये शुरू में, ये है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि उसमें पूरा लिक्विड फुल भरे वाला है, फुल हेमिस्फीयर के अंदर। और वो हमको नन्हे नन्हे सिलेंडरों के अंदर ट्रांसफर करना है, पायर स्क्वेयरेज के अंदर पूछा जा रहा है बस कि कितने सिलेंडर लगेंगे, क्योंकि कटोरा बहुत बड़ा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी डब्बियां लगेंगी सिलेंड्रिकल, जिनमें भर भर के तो कितनी लगेंगी? तो ये ऐसे लिखा कि इसमें जितना लिक्विड बैठा है हेमिस्फीयर में, उतना एक सिलेंडर में तो नहीं, लेकिन एन सिलेंडर में बैठा है, इसलिए इक्वल कर दिया। इक्वल इक्वल क्यों किया? ये और वो इक्वल है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हेमिस्फीयर के अंदर जितना लिक्विड है, उन सारे सिलेंडरों में मिलके उतना लिक्विड है, ये इक्वल किया। ये जैसे इक्वल किया, पाई पाई कटा, पाई पाई गया, 3 और 18 को काट दो, 6 जा। और बस अभी थोड़ा काटा कुटी है, उधर एन बैठा है, बैठन दो, इधर कौन है अपने तरफ? 6 × 18 × 18 है। और ये 3 3 9 है। क्या? हाँ, एक 2 भी बैठा है अपने पास। ठीक है, अब बस कटिंग कुटिंग करो इसकी, चालू करो, तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा, 48 सिलेंडर लगेंगे अपने को। हाँ, नहीं, 48 सिलेंडर लगेंगे ना, 48 बॉटल्स, सिलेंड्रिकल बॉटल्स लगेंगी वो बाउल खाली करने के लिए। ठीक है, बाउल को एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, इजी था, जिनको लिखना है लिख लो। वर्क पवेलियन। डन ना? 45 नंबर का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पढ़ो। एक मैथ ओलंपियाड, ये चैनल देखते थे क्या बचपन में तुम? अच्छा चैनल था, डिस्कवरी के बाद आता था, हिस्ट्री TV 18 के बाद में, एनिमल प्लेनेट। टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डोंकीज साइड while solving a quadratic equation committed the following mistake.
दो जन थे, उनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था सॉल्व करने के लिए। दोनों को एक ही इक्वेशन दिया था, है ना। उनको बोला था एक्स के रूट्स ढूंढ के बताओ। एक जन ने क्या गलती करी, जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म यानी कौन, सी, जिसमें कोई एक्स वगैरह नहीं रहता, उसने कांस्टेंट टर्म गलत कर दिए और उसके रूट्स क्या आ गए, 5 और 9। ऐसे दो रूट आ गए उसके, 5 और 9। और दूसरे वाले ने कोएफिशिएंट में, सामने ए है ना, ए नहीं, सॉरी सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी में गलती कर दी, और उसको रूट क्या मिल गए, 12 और 4, ऐसे मिल गए उसको। तो वो सही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बताओ। क्वेश्चन समझ आया क्या। किसी ने क्वेश्चन कॉपी करते समय सी गलत कॉपी कर दिया, तो उसका आंसर 5 और 9 आ गया। उसने मेरे को बोला, मैंने बोला रॉन्ग आंसर है। और किसी ने गड़बड़ करते समय बी गलत कॉपी कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत कॉपी कर लिया, वो गलत लिख लिया, तो उसका आंसर है 12 और 4। वो बोला 12 और 4, मैंने बोला गलत है। फिर उन्होंने वापस क्वेश्चन देखा तो उनको अपनी गलती समझ आई, तो सही क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हें पूछा है। और जितना भी स्क्रीन पे क्वेश्चन है इतना सफिशिएंट है, करो। अगर उन्होंने वो इक्वेशन लिखने में गलती करी, तो जो उन्होंने सॉल्व करके रूट्स निकाले वो सही होंगे क्या। नहीं ना। तो उन्होंने, अगर पहले वाले ने 5 और 9 को रूट निकाला, मतलब एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 9, बोले तो ब्रैकेट x-5 और x-9, समझ रहे ना, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, तो ब्रैकेट ये। तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, x-5 और x-9 को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगा, क्या वो सही रह सकता है। नहीं। तो x² और सॉल्व करो थोड़ा, -14x + 45 इज इक्वल टू 0, ये आया। तो वो पोट्टे ने गलत क्या लिखा था, कांस्टेंट टर्म, उसके वजह से ऐसे कुछ गुण हुआ। अच्छा, और ये जिसने 12 और 4 रूट्स लाए, मतलब ब्रैकेट था x-12 और x-4, सॉल्व करके x² - 16x + 48, इसने गलत क्या लिखा था, बीच में वाला मिडिल टर्म गलत लिखा था। कैसे करें अपन, कांस्टेंट टर्म, 45 कैसे कैंसिल। सर वो पहले वाले ने इसमें कांस्टेंट में गलती की थी, तो इसका 45 गलत रहेगा और x² - 14x राइट रहेगा ना। वो वो लग रहा है, पर अगर उसका इतना, मतलब तू जो बोल रहा है वो लॉजिक से बहुत जनों के दिमाग में वही चल रहा है। लेकिन आगे एक थॉट ऐसे आता है कि पहले वाले इक्वेशन वाले ने अगर 45 लिखने में गलती करी, मतलब इधर कुछ और था शायद, उसने 45 लिख लिया उसको, ठीक है। तो उसके रूट, जो भी कोई ओरिजिनल इक्वेशन था उसके रूट अलग रहने चाहिए थे ना। अरे हाँ, वो अभी आगे चल के वही थॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अलग ही रहेंगे ना, किधर 5 और 9 उसके आंसर है लगे। 5 और 9 तो गलत रूट है वैसे भी। तो पहला वाला जो पोट्टा था, उसने कांस्टेंट टर्म लिखने में मिस्टेक करी थी, तो 45 नहीं चाहिए, बाकी का चलता है, x² - 14x। और जो दूसरा वाला पोट्टा है, उसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी मिडिल टर्म लिखने में गलत करी थी, बाकी का x² और 48 चलता है। तो x² दोनों में है, इस वाले में -14x है, इस वाले में +48 है, इसीलिए। हालांकि लैंग्वेज बहुत ठीक नहीं है क्वेश्चन की, इंग्लिश थोड़ा और स्पष्ट रहनी चाहिए चीजें, पर ठीक है, ऐसे वैसे जोड़ जाड़ के सी ऑप्शन डन। हाँ, ऑप्शन नहीं रहता होता तो फिर भी वही सब्जेक्टिव मान लो, ऑप्शन ढक दे, दे कुछ मत ऑप्शन। तो फिर वो दिमाग में बस इतना लॉजिक चलता था कि यहाँ 45 नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म गलत लिखी थी उसने, यहाँ मिडल टर्म नहीं लेना है। इसमें एक एरर है क्वेश्चन में, 1 मिनट, वो समझ आता और फिर उड़ जाता है दिमाग में से एकदम।
हाँ नहीं ठीक है। ठीक है उड़ा दो। क्या इस पेपर का अचीवर्स सेक्शन करा है अपन ने? वाह, फाइनली अचीवर्स तक आ गए क्या अपन? लो भाई, दो स्टेटमेंट। नवी वाले ये दो स्टेटमेंट तुम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिख लो। जैसे स्टेटमेंट टू पहले सॉल्व कर लेते, थोड़ा जल्दी हो जाता है वो, देखो सब जन एक मिनट। नवी वालों ध्यान दो, नवी वाले ध्यान दो। √6 + √6 + √6 ऐसे चलते जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हम्म। ये इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। हम नहीं मानते कि इसकी 5 है, हमको चेक करना है ना कि इसकी 5 है या नहीं। हमको नहीं पता, मान लो इसकी वैल्यू x है। कुछ देर के लिए, अभी के लिए मान लो इसकी वैल्यू जो है x है। तो भाई ये इनफाइनाइट छयों की वैल्यू x है। तो मैं एक आधा छह अगर उड़ा भी दूं, फिर भी बचा ले x है। फर्क नहीं पड़ता ना, इनफाइनाइट है ना। समझ रहा ना? सबने मिलके कितने बट्टे खाई? x बट्टी खाई। अगर मैं एक आधे को निकाल भी दूं, जैसे मान लो ये कितने सारे जन है, वो सबकी वैल्यू x है। तो मैं अगर इतने सारे सिक्स में से, अगर इतने सारे सिक्सों में से मैं एक आधा उड़ा भी दूं, बाहर का लास्ट वाला जो सिक्स है वो उड़ा भी दूं, मैं गायब कर दूं उसको, बाहर के बाहर पकड़ के गायब कर दूं उसको, इसको मालूम पड़ेगा कि कितने सारे सिक्स है। समझ रहा क्या? तो अभी हो क्या रहा है, ये अंदर वालों की भी वैल्यू एक्स है ना। तो अब देखो मैं उसको रीराइट कैसे करता हूँ। नाइन्थ वालों, ये तुम्हारे लिए पहली बार जब तुम समझ रहे होते हैं ना इसको, तो थोड़ा ये प्रोसेस कर पाना मुश्किल है कि भैया क्या किया आपने ये। तो एक मिनट अभी ध्यान देना। देखो बेटा, इसकी वैल्यू एक्स है ना, ठीक है। और अंदर वाले की भी तो वैल्यू एक्स है। अंदर वाले की बोले तो किसकी? समझ आ रहा है ना तुमको? अंदर वाले बोले तो किसकी? ये ब्लू अंडरलाइन की भी तो वैल्यू एक्स है। और इसका ऐसे, अरे हाई ना, देखो ना ऊपर, हाई ना एक्स के बरोबर। ठीक है। समुंदर है ये पूरा। हाँ, ये सिक्स 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 इतना बड़ा समुंदर है, इनफाइनाइट है पूरी। उसमें से समुंदर में से तुम एक थेम निकाल भी ले तो किसको मालूम पड़ रहा? एक मग्गा, एक बादली, एक टैंकर भर के निकाल भी ले तो किसको मालूम पड़ रहा? समझ रहा तुमको? तो ये लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला सिक्स है ना, इसको छोड़ दो। ये सिक्स बोल रहा मैं तुम जैसा बदमाश बच्चा नहीं हूँ। बाद में सब बदमाश बच्चे हैं पूरे। समझ रहे क्या? बाद में एक सारे एक्स है ना। यानी पूरा मिलके क्या है, ये पूरा पूरा मिलके, ये पूरा मिलके एक्स ही है। समझ आया क्या? ठीक है। रूट में 6 + x = x। तो ये रूट इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा x²। और अब इनको उधर बुलाओ, तो x²। और अब ये x उधर आए तो -x, सिक्स उधर गया तो -6 = 0, ऐसे रहेगा ना सारा। और इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। दो फैक्टर जो -6 होने चाहिए, क्या क्या बन रहे हैं वो? एक तो x-3, नहीं तो x+2। तो x की वैल्यू क्या क्या रही है? एक तो x-3 वाला ब्रैकेट जीरो रहेगा ना, x-3 = 0, तो x = 3। नहीं तो x विल बी इक्वल टू -2। ये दो है x की वैल्यू। उसमें भी एक्सेप्टेड पॉजिटिव वाली ही रहती है, 3 ही रहती है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है कि ये √6 + √6 + √6 की सॉल्व करके क्या आनी चाहिए, 5। और हमारी क्या आ रही, 3। -2 भी आ रही, लेकिन उसको लेते नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं लेते? अरे भाई मैं तुमको पूछूं √5 की वैल्यू बताओ, तो √5 के बारे में बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई √5 √4 से बड़ा है, √9 से छोटा है। √4 2 रहता, √9 3 रहता, तो इसकी वैल्यू ना भाई √5 के लिए 2 और 3 के बीच में रहेगी। तुम बोलते टाइम में 2 और 3 पॉजिटिव में बोलना चालू कर रहे हो, है ना, √5 की वैल्यू। तो भाई अपना जो क्वेश्चन है √6 है ना, √6 पॉजिटिव रहेगा। √6 में तुम थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दे रहे हो। √6 में तुम अंदर थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दे रहे हो, पॉजिटिव में पॉजिटिव डाल रहे हो, दही में शक्कर डाल रहे हो। जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो x = 3 जो कि पॉजिटिव आंसर है वो एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 आना चाहिए, आंसर 5। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? सीधा एक बांगा है, ये बांगा है। समझ आए इन सबको? ये समझ आए इन सबको स्टेटमेंट 2? किसी को कुछ स्टेटमेंट 2 के बारे में लिखना है तो लिख लो। यानी अब बाकी 10वीं के बच्चे अपना दिमाग स्टेटमेंट 1 पे लगाते रहो, 9वीं के भी बच्चे स्टेटमेंट 1 पे लगाते रहो। हमने इस समर में पढ़ा है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 रहा, तो तुम्हें दो चीजें पता होगी कि उसके जो दोनों रूट रहते हैं अल्फा बीटा, उनकी वैल्यू -b/a रहती है। और उसके जो दोनों रूट रहते हैं उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा, वो c/a के इक्वल रहता है।
तो तुम्हें नीला डब्बा और दो लाल डब्बे पता है, और तुमको हिरवे बादल की कीमत ढूंढनी है। देखना, इंडिपेंडेंटली शांति से सोच के देखना है कि उसकी कीमत क्या होती है। अगर उसकी कीमत -2/a हो गई तो स्टेटमेंट वन सच बोल रहा है। नहीं नहीं, तो उसकी कीमत -2/a नहीं हुई, कुछ दूसरी हो गई, तो स्टेटमेंट वन बांगा है। समझ आई बात? ऐसे ये चेक करना है। और तुम्हें क्या गिवन है, मतलब नीला डब्बा और दो लाल डब्बे। अब नाइन्थ के बच्चों को अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो, भैया दो लाल डब्बे किधर दिए, वो तो दिए नहीं, तो भाई ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड रहता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये कई बार पढ़ा है हमने पहले, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट वाला है, और क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके साहजी के दो रूट है, एक्स की दो वैल्यू है, जिनको एक्स के जगह डालने पर, एक्स की दो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को एक्स के जगह डालने पर वो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना देती है, बट्टम बोर्ड कर देती है उसका, अल्फा और बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खाली देख के हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं जाननी, केवल हमें जानना है कि उन दोनों की एडिशन कितनी, तो दोनों रूट्स के एडिशन -b/a जितनी रहती है। तुम क्वाड्रेटिक की शक्ल को, हुलिये को देख के बता सकते हो कि उसके दोनों जो रूट्स रहेंगे उनकी एडिशन क्या रहेगी। और किसी भी क्वाड्रेटिक के हुलिये को देख के तुम बता सकते हो कि उसके जो दोनों रूट रहेंगे अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो रहता है cy। ये बाय डिफॉल्ट पता रहता है। अब वैल्यू ढूंढनी थी, इसको ढूंढनी अल्फा/a β + b +β/a α + b, इन चीजों की ढूंढनी है। तो लावा डोका, डोका लावा डोका सगळे जण। हिरवा बादल ढूंढो। किसी को मिल गया क्या स्टेटमेंट वन का आंसर? क्या स्टेटमेंट वन का आंसर -2/a ही है? पक्का? ऑनलाइन कैमरा ऑन करो ना, अक्षदा, रिद्धिमा, इसके भी मरी सबको भाई। और सॉल्व भी करो सब जन। मेरे को विराग के भविष्य का फोटो मिला, देखना चाहोगे क्या? आज सारे फोटो डिलीट हो रहे हैं, सब गायब, वो भी गायब हो गया अभी इतने में। फाइनली 50,000 फोटो डिलीट किए। ठीक है, 3,000 कम होते जा रहे हैं। 3,100, 3010, 2,000 में आ गए, उड़ते जा रहे सब, उसमें डाल दिए पीसी में। हलू हलू उसमें करप्ट हो जाएंगे सारे, फिर खोलेंगे तो भी ब्लरिश रहेंगे 5 साल बाद। 256 GB में अभी 209 GB हुआ है फुल। अभी पूरा 50 GB करीब करीब खाली हुआ। काम इसने कर रहा था तो उनको भी अच्छा लग रहा हूँ। अरे ये करते भाई, चलो अभी। ये जगह नहीं है, तो इसे करिए अभी। अपन इसको, अपने को ढूंढने का है अल्फा की वैल्यू अपॉन a β + b + β/a α + b। क्या क्रॉस क्रॉस स्माइली कर दो क्या? सबसे गाउट ही, मतलब दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा कि क्या करूँ क्या करूँ, तो कुछ तो करना ही है। भैया। फिर शुरू करते हैं अंताक्षरी। बोलो। रिलेशन से अलग करना क्या, α + β = -b/a, उसमें ए बी अलग इधर उधर नहीं, करना क्या? α + β = -b/a है ना, तो β = -b/a माइनस अल्फा करो, फिर वो बीटा की वैल्यू प्लेस करो उसमें, इक्वेशन में नीचे, तो हो जाएगा।
कुटाने कितने भी करे ना तो आएगा ही कुछ ना कुछ। एक बार क्रॉस क्रॉस स्माइली का कुटाना कर लेता, अगर वो बहुत बड़ा पसारा पंगरा होगा, नहीं छोड़ा होगा, तो फिर ये कर लूंगा। मेरे को लास्ट में इतना है ना, देखो लास्ट में मेरे को -2/a में आंसर चाहिए ए। मेरे को ए को जिंदा रखना है लास्ट तक, कितना भी टॉर्चर करूं मैं उसको, लेकिन ए को जिंदा रखना है। बी मर गया अलग चलता, पर ए को जिंदा रखने का है। क्योंकि मैं चेक कैसे करूंगा, नहीं तो जो स्टेटमेंट बोलने की कोशिश कर रहा है उसको, तो वो सोच नहीं रहा, तो क्रॉस क्रॉस स्माइली। अल्फा के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ए अल्फा प्लस बी, सब जन ध्यान दो। प्लस बीटा के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ए बीटा प्लस बी। और नीचे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब जन ध्यान दो। ए बीटा प्लस बी इंटू ए अल्फा प्लस बी। आराम से सॉल्व करेंगे, कोई अपने की जल्दबाजी नहीं। अल्फा इंटू ये तो ए अल्फा स्क्वायर, पहले समझा ना पहली टर्म। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा इंटू बी, अल्फा बी प्लस बीटा इंटू ये ए बीटा स्क्वायर, और बीटा इंटू ये तो बीटा बी। क्या नाम, एकदम कंपनी का नाम, नहीं तो प्रोटीन के डब्बे का नाम रहेगा कभी, बीटा बी है ना। देखो अब ए बीटा और ए अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा। ए और बी मल्टीप्लाई, ए बीटा और बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बीटा। और उसके बाद में बी मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो ए बी अल्फा। और बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो क्या बना? बी स्क्वायर। अब हाँ, इससे भी हो जाता है सॉल्व, बहुत आराम से हो जाता है। सब लोग देखो थोड़े सेम सेम जैसे टर्म, अब सब लोग बस न्यूमरेटर को घूरो। ये जो लाल डब्बा मैंने अभी बंद किया, सारे बच्चे न्यूमरेटर को घूरो, उसमें सर के ये लगते ए अल्फा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर। उस स्क्वायर भर के, उस स्क्वायर दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा बाहर गए, इसके ए अल्फा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर लगते हैं ना थोड़े सर के। तो इनको जरा साथ में लाओ और ए को कॉमन ले लो, तो बचा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये अल्फा बी और बीटा बी तो अलग ही चल रहा, अरे हाँ बी भी कॉमन ले लो, तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा बचा क्या न्यूमरेटर में, अपॉन ये अल्फा बीटा है यहाँ पे, और ए का स्क्वायर है, और यहाँ पे सिर्फ बी का स्क्वायर है। उसको सी बाय ए रख देंगे बाद में अपन। और ये दोनों बीच के नमूने देखो, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है ना। तो मैं ए बी को कॉमन ले लेता हूँ और एक अल्फा प्लस बीटा बना, और बाजू में एक बैठा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब जहां जहां यूज करना रहे वहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू को c/a रख दूंगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं अपन, पहाड़ों में। देखो भाई इधर, उसको फिर धक्का मार देंगे पहाड़ से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन उसमें 2ab भी आता है, मेरे को तो सिर्फ अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर चाहिए। तो 2ab का क्या करूँ, काट दूंगा उसको, -2 अल्फा बीटा। समझ रहा क्या? प्लस बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं? -b/a। समझ रहा सबको? फिर नीचे देखो तो सब जन, ए बी है, ए बी गुलाबी डिजाइन, ए बी। और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूं? -b/a। और ये अल्फा, ए स्क्वायर तो है ए स्क्वायर, लेकिन उससे मल्टीप्लाई हो रहा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को रख दिया c/a प्लस बीटा का स्क्वायर। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? इसकी ही अगली स्टेप में ये जो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे ऊपर, उसको मैं रख दूंगा क्या? -b/a का स्क्वायर, तो b² बाय a² -2 अल्फा बीटा, 2 टाइम्स c/a। समझ आया ना सबको भाषण? और ये b इंटू -b, -b² बाय a। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? और डिनोमिनेटर a और a कटा, b इंटू -b, -b²। a और a के कटा, a इंटू c, ac प्लस b का स्क्वायर, b² कट गया, b² और माइनस का b² डिनोमिनेटर में कट गया, ac जिंदा बचा नीचे डिनोमिनेटर में। और ऊपर न्यूमरेटर में क्योंकि यहाँ पर a² है तो इधर भी a और a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कॉमन a² होगा। और बाहर देखो a बैठा है, एक बाहर वाला a दोनों के अंदर के एक एक a को लेके मरेगा, तो अंदर क्या जिंदा बचेगा? अंदर बचेगा b² -2ac होल अपॉन a, होल अपॉन a। और इधर बाजू में कौन बैठा है? -b² अपॉन h।
तो कॉमन ए मर्ज कर दूं क्या न्यूमरेटर में? और डिनोमिनेटर में अभी भी कौन जिंदा बचा है? टाइगर जिंदा नहीं बचा, कौन जिंदा बचा उधर? ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, ए और ए उसके बाद कटा, तो बच रहा है -2c अपॉन ए सी कट गया, -2 अपॉन ए जिंदा बच रहा। क्वेश्चन बोल रहा था -2/a आंसर आना चाहिए, आ रहा क्या? हो, ये एकदम लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट भी नहीं बोल सकते इसको, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा, इतने सारे वेरिएबल, ए दिख रहा, बी दिख रहा, अल्फा दिख रहा, बीटा दिख रहा, काम ही नहीं कर रहा दिमाग, क्या करे? तो कुछ बस घूरते रहने से तो अच्छा है क्रॉस क्रॉस स्माइली शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर ये किसी को लिखना है तो लिख लो। बच्चों, आवाज शांत रखो। पूछा क्या था अपने को? लिखा होगा तुम्हारा, अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, ये अपने को पूछा है। और अपने पास ये अपने को ये पूछा है सिंप्लीफाइड करके, अपने को ये बात मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए है, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए है। तो अपन क्या करते, ये येलो बॉक्स है पहले वाला, उसमें चारों वेरिएबल है, अल्फा भी है, बीटा भी है, बी भी है, ए भी है। दूसरा वाला बॉक्स क्यों नहीं? क्योंकि उसमें एक अनवांटेड वेरिएबल है सी, जिसका थोबड़ा भी नहीं है क्वेश्चन में सी। लेकिन मेरे क्वेश्चन में ए बी और अल्फा बीटा जो चार वेरिएबल है, वो चारों के चारों एक ही जगह घोड़ा हो रहा है, येलो बॉक्स वन में, बॉक्स नंबर वन में। तो उधर से एक जन को अलग कर देते, मान लो चलो अल्फा को अलग कर देते, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -बीटा -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -a बीटा -b होल अपॉन ए। समझ आ रहा है क्या? माइनस कॉमन ले लो, तो आंसर आ जाएगा ए बीटा प्लस बी अपॉन ए। समझ आ रहा है क्या तुमको? पक्का ये? नक्की? अब बहुत ध्यान से देखना, ए बीटा प्लस बी को ऐसे चरक रहा क्या मैं? क्योंकि मेरे को कुछ दिखा है, तुमको दिखा क्या? ए बीटा प्लस बी दिख रहा है ना? ये इधर भी है और इधर स्टार पे भी है। तो ये ए को उठा के इधर फेंक दो, ए अल्फा के पास, और वो माइनस की साइन है वो भी शगुन में भेज दो। -a अल्फा = a बीटा प्लस बी। तो मेरे क्वेश्चन को मैंने क्या लिखा? अल्फा को अल्फा लिखा ऊपर, ए बीटा प्लस बी है ना नीचे, उसको मैंने क्या लिख दिया? -a अल्फा। सिमिलरली इधर बीटा को बीटा लिखा। अब देखो मैंने अब भी जस्ट किसको अलग किया था? किसको अलग किया था मैंने? अल्फा को अलग किया था ना मैंने। अब बीटा को अलग करो, बीटा को ऐसे रहने दो और अल्फा उधर फेंक दो, -अल्फा -b/। अब ये ए मल्टीप्लाई होगा जिससे, तो बनेगा -a अल्फा -b होल अपॉन ए, माइनस कॉमन छीनो, ए अल्फा प्लस बी अपॉन ए, बरोबर। ए को उधर फेंको और माइनस की साइन को भी उधर फेंको, तो ए बीटा मतलब माइनस का ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी। ये ए अल्फा प्लस बी है क्या किधर? है ना यहाँ पे, पिंक स्टार पिंक स्टार। समझ रहा? तो ये ए अल्फा प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे? ए गोलू मोलू ध्यान दे, -a बीटा। समझ रहा? ये सॉल्व करने का अपने को। तो सारे बच्चे ध्यान दो, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, अपने पास जिंदा क्या बचा? 1/-a प्लस 1/-ए। तो क्या हो गया? 1+1/-ए, सेम डिनोमिनेटर। 1+1 2/-ए, माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दो, -2/a। समझा? ठीक है, तो ये अब ये चमकेगा आज और वो ट्रिकीनेस दिखेगा आज, वो ऐसे है कि पैटर्न बहुत ऑब्जर्व चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए भाई, क्वेश्चन में संकल्प बहन पढ़ा है, ज्यादा वेरिएबल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, ए बी अल्फा बीटा चार वेरिएबल है, और इसे फास्ट दिख जाना चाहिए एग्जाम में प्रोसेस होते होते, कि भाई इक्वेशन वन है मेरे पास, इक्वेशन टू है मेरे पास, टू का इक्वल टू पांच छठी इक्वेशन है, क्योंकि उसमें सी आ रहा, जिसकी गरज भी नहीं मेरे को, उसको का लू। तो वन में से एक काम करता, एक को अलग कर देता, और एक को अलग करते करते जब ये आता है ना भाऊ, देखिए ऑरेंज स्टार आता ना, उसी मोमेंट पे क्लिक हो जाता कि भाई अल्फा को अलग किया तो क्वेश्चन का एक टर्म सिंप्लीफाई हुआ, तो अब बीटा को अलग कर दो तो दूसरा सिंप्लीफाई होगा। हुआ। ठीक है, किसी को अगर मेथड नंबर 2 लिखना है तो लिख सकता है, अच्छी मेथड है। अरे भाई, रिकॉर्डिंग इस बंद तेरे भाई। वो ऐसे रहता है कभी भी, जैसे कश्मीर फाइल्स जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको पूरी समझ आती, जिनको कुछ पता ही नहीं उनको मूवी ऐसे डॉक्यूमेंट्री जैसे लगती, बोरिंग सी लगती है।
वो केरला स्टोरी भी जिनको थोड़ा पता है लव जिहाद वगैरह के बारे में, थोड़ा भी बेसिक, तो हाँ समझ आती है। ये धुरंधर के लिए तुमको इंडिया की 1995 से प्रेजेंट तक की 3 दशकों की हिस्ट्री ठीक ठीक पता रहनी चाहिए। 2001 का संसद भवन का हमला, पार्लियामेंट अटैक देखा है तुमने? हिम्मत सिंह हॉटस्टार स्पेशल ऑपरेशन का, अपनी जो पार्लियामेंट है ना, जिधर प्राइम मिनिस्टर और सब खासदार लोग बैठते हैं, उधर डायरेक्ट अंदर आतंकवादी घुस गए थे। नहीं वो, हाँ केजीएफ तो ड्रामेटिक था, असली में घुस गए थे और बहुतों को मार डाला था 2001 में। उसके 1 साल बाद मैं आया धरती पे इस जन्म में। फिर 2008 का तो पता होगा, 26/11 ताज होटल, वो नाना पाटेकर का पिक्चर देखा होगा ना, एंड दैट एक्स ऑफ 26/11 देखा होगा ना? तो थोड़ा उसका आइडिया होगा। फिर 1998 में वो तुमने मूवी देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे आई थी शायद, IC-814, देखा है क्या? एयरप्लेन हाईजैक का, एरोप्लेन हाईजैक का वेब सीरीज आई थी, उस पे पूरी सीरीज आई थी। तो आतंकवादियों ने तब अपने पाकिस्तान, अपने इंडिया से एक फ्लाइट अफगानिस्तान जा रही थी, नहीं नहीं, इंडिया से अफगानिस्तान जा रही थी। वो फ्लाइट में 4 पाकिस्तान के आतंकवादी भेष बदल के बैठे हुए थे। जब फ्लाइट मिड एयर थी तो उन्होंने पायलट वायलट को सब ठोका ठोका, यानी वो पायलट को नहीं ठोका, मतलब मारा नहीं फिलहाल किसी को, और वो फ्लाइट जो है पाकिस्तान में उतार दी। अभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट वाले अगर चाहते, वहां की सिक्योरिटी चाहती, तो उनको मार सकते थे ना आतंकवादियों को, तो पर नहीं, वो पूरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ था उसमें, बस आतंकवादी नहीं थे अलग से, कोई ऐसे टेरर ग्रुप नहीं था, पूरा पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व था उसमें। और उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो ये, हमने एरोप्लेन में 4 दिन तक, अब चौथा दिन आ गया था, तो जो हिंदुस्तान के लोग हमने पकड़ के रखे हैं फ्लाइट में, और फॉरेन सिविलियंस भी है, अगर इनको छोड़ना है तो उनके बदले पाकिस्तान के वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान की जेल में बंद है, उनको छोड़ दो। तो और बहुत तब नेशनल सिक्योरिटी और न्यूज वाले तो तुमको मालूम है पूरे हरामी रहते हैं हर बार। तो न्यूज वाले, जिन लोगों के घर वाले उस फ्लाइट में उधर किडनैप थे, उनके घर पे मातम मना रहे थे, लोग रो रहे थे, ये कर रहे थे, उधर जाके और चुगली कर रहे थे, आपको क्या लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए, अरे कुछ भी करो, हमारे घर वाले फ्लैग दो बस। तो ऐसा था। तो उस टाइम पे फिर अपने को बहुत सारे आतंकवादियों को, जो इंडियन इंडियन जेल में, दिल्ली में तिहाड़ जेल में, गुजरात में वगैरह जो बंद थे, उनको निकाल के वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा था, उसके बदले अपने लोग आए थे। और उसमें वो एक जो एयर हॉस्टेस थी अपनी, निर्जा, निर्जा मूवी देखी गर्ल्स ने? निर्जा, नहीं, इंस्टा पे रील देखने से फुर्सत कहाँ मिलती है। तो निर्जा जो है वो एयर हॉस्टेस, वो मारी गई थी उसमें, सिविलियन अपने इंडियन पैसेंजर्स को बचाते हुए, वो एक मर गई थी, बाकी सब सेफ आए। लेकिन फिर जो आतंकवादी रिलीज हुए, जैसे सबसे फेमस उनमें से शायद नाम सुना हो तुमने, है ना, मसूर अजहर, सुना है क्या? मसूर नहीं, मसूद अजहर, तो है ना, मसूद अजहर। तो उसने क्या किया था, मसूद अजहर ने 26/11 का हमला प्लान किया। 1998 में हमने उसको जेल से छोड़ा, 10 साल बाद 2008 में मुंबई ने उसने करके दिखाया, एक दिन में 600 लोगों को मारा। गन डाउन समझते हो, 600 लोगों को मारना। और उसके बाद भी अपना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ऐसा था कि कुछ भी नहीं किया अपन ने, 600 लोगों को यहाँ मार डाला। यहाँ उसमें अमेरिका के भी लोग थे, फॉरेन नेशनल्स भी थे। एक स्पेशल कैफेटेरिया है मुंबई में, एक सिनागॉग है, सिनागॉग मंजे जैसे मुसलमानों का मस्जिद, अपना मंदिर, स्तूपा, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन लोगों का चर्च, वैसे जीव यहूदी लोगों का सिनागॉग रहता, तो उधर सारे, उधर भी आतंकवादी गए थे। और उधर जितने इसराइल के, तुमको पता है ना, यहूदी और मुसलमानों में फुल एकदम खुन्नस रहती, क्यों रहती? हिस्टोरिकल थोड़ा पता है ना? कौन बताता, बताओ, मैंने इतने बार तुमको बताया, क्या है हिस्ट्री थोड़ी, जीव और मुस्लिम इसकी, क्यों ऐसी खुन्नस है, राइवलरी है? जेरूसलम क्या है? एक सर वो उनके जेरूसलम एक दो तीर्थ स्थल है। दो बोल लो बोल। प्रॉफिट्स है ना उनके, वो वही थोड़ा था। मैं तुमको थोड़ा रिवाइज करा देता, इतने कैसे नोबड़े रहे, तुमको सब सिखा के भी कुछ अक्ल में नहीं रहता। मुझे 9वीं की तो बैच में समझ सकता, महंगी है वो। 10वीं तो थोड़ी, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता ना, 10वीं को तो आता। थोड़ा बेसिक हिस्ट्री जानो रे, मतलब देखो जो यहूदी लोग है, ठीक है, ओरली चल रहा, यहूदी लोग जो है उसमें, रुको मैं चार्ट बनाऊंगा तो, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? चला, हाँ ऑन है। 8 टू, बस रे मिठे लोगो, चुप बैठो, बड़बड़ चार क्या कर रही तू, शांत रहे ना। वो किसने तो तेरा स्टेटस भी डाला है आज, तो कल ही और संस्कृति ने,
एंड अगेन देखो जो हाँ, एक मिनट जगह लगेंगे अपने। तो देखो जो यहूदी लोग है, यहूदी बोले तो कौन? ज्यूस। कौन सा देश है उनका आज? इजराइल। उनका पैगंबर आया मोजेस, वो बोला कि ऐसा ऐसा रहने का, मेरे को देवा ने भेजा है। लोग बोले देवा कौन? वो बोला देवा वो जो पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला है, पूरी दुनिया चलाता। लोग बोले प्रूफ बता। उसने दो चार को हाना, बोला लगा चुप सुनने का मेरा। और उसने एक बुक बोली, उसको बोलते ओल्ड टेस्टामेंट। सारे यहूदी लोग इसको फॉलो करते। और उनका भगवान का नाम क्या है? अपन भगवान बोलते, वो बोलते याहवे। फिर थोड़े टाइम बाद ये जीव लोगों में दूर का एक गुफा गुफा उधर गांव के बस्ती में, गांव की तरफ एक पोटा पैदा हुआ उसका। हाँ, नाजरात नाम का एक गांव था। वहां पे पास में एक पोटा पैदा हुआ, मेरी नाम की छोकरी को। फिर वो, हाँ तो फिर वो ये, अरे बस रे भैया, फिर वो उस टाइम बहुत भारी गाने गुने लिखा, वो सब उसके फैन हो गए पूरे। फुल सब्सक्राइबर थे भाई के। म्हणजे पूरे उसके उस टाइम पे यूट्यूब पे उसके 12 सब्सक्राइबर थे पूरे। फुल हवा चल रही थी एकदम नीचे दूर। तो उसको देख के जो राजा था, ये यहूदी लोगों का जो राजा था, उसको जलन होने लग गई कि आपके पास तो ये फोन भी नहीं है, इसके पूरे 12 सब्सक्राइबर हो गए, 12 फॉलोअर हो गए इसके। तो इसने जीसस को बुलाया, बोला तो ये तेरा सारा गाना और प्रवचन बंद कर। जीसस बोला मैं कुछ नहीं कर रहा सरकार। बोला आई सक ज्यादा होशियार बन रखे, चल रहे किले ठोक इसको। फिर उसको किले ठोक दी। फिर अब जीसस पैदा होता नाजरत में। वो शहर किधर है नाजरत, वो पता भी नहीं अभी अपने को, किसी कुछ पता नहीं, हिस्टोरिकली गया होगा है। काशी पता है तुमको किधर है, अयोध्या पता है तुमको किधर है, ऐसा वाराणसी पता है ना। तो ऐसे नाजरत किधर है वो पता नहीं, बस है किधर दस्तावेजों में उनके। फिर इसको किधर सूली पे ठोका था? जेरूसलम। और फिर किसके वजह से ठोका? क्योंकि ये 12 में से एक जन धोखा कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनो। फिर ये 11 जन भागे। ये 11 जन भागे 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 भागे, ये यूरोप में गए। उस टाइम पे यूरोप में कौन से लोग रहते थे? रोमन लोग रहते थे। रोमन लोग कौन से भगवान को मानते थे? सूर्य देव। अरे अल्लाह, अल्लाह पैदा नहीं हुआ अभी। रोमन लोग सूर्य को मानते थे, सन गॉड। और उनके वो सब तुम्हारे जो नॉर्डिक गॉड रहते सारे, थॉर, पता है थॉर, ज्यूस, उत्तर पता है ना? हाँ बस थॉर बोलत लव एंड थंडर याद है तेरे को? हाँ? देखो इधर, तो वो नॉर्डिक गॉड्स और सन को मानते थे। फिर ये 11 जन गए, ये रोमन लोगों को समझाने लगे, अरे तुम क्रिश्चियन बन जाओ, जीसस के मार्ग पे चलो। लोग सुनने रहे थे। पर इन्होंने सम हाउ, बड़े शातिरता से धीरे धीरे राजा के निकट गए, राजा के सहकारी बने, राजा का भरोसा जीता। और राजा का नाम था ऑगस्टस, उसको क्रिश्चियन बना। तो जो राजा का था मजहब, फेथ, वो सबको फॉलो करना पड़ता था। तो पूरा रोमन साम्राज्य हो गया। फिर ये 11 जनों ने राजा को बोला एक दिन कि देखो, वो यहूदियों का राजा है क्या, उसने अपने भाई को मारा था, उस पे हमला कर दिया। तो फिर रोमन साम्राज्य जो कन्वर्ट हो गया, उसने यहूदियों पर हमला कर दिया। क्या? जीतने के लिए, जेरूसलम शहर जीतने के लिए। और फिर यहूदियों को यहाँ से मार के भगा दिया। बहुत स्ट्रगल चला पर यहूदी भाग गए, बहुत सारे मारे गए, अन भाग गए। बच के किधर आए? इंडिया। थोड़े पार वापस बीच बीच में जाते भी रहते थे, बीच बीच में भाग के वापस आते भी रहते थे, ऐसे सालों साल सदियों तक चलता रहा। फिर दूर देश सऊदी अरब में एक जंगली कबीले का मुखिया था, मोहम्मद।
ये कौन सा कबीला था? ये था सैयद कबीला। ठीक है, सैयद। तो सैयद कबीले में जन्मा मोहम्मद, जो जिसके दादा वैसे ऊंट चराना वगैरह जो काम रहता था, और पिता ऐसे ही सादे से व्यापारी वगैरह से थे। तो इसका सपना था कि अपना कबीला स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे कबीलों में बहुत आपस में झगड़े चलते रहते थे। जैसे मान लो एक पांडे का कबीला, एक सैयदों का कबीला, ठीक है, एक पृथ्वीराज पवार कबीला, ऐसे पवार पाटिल क्लब, ऐसे सब अलग अलग कबीले रहते थे उधर। ठीक है। तो ऐसे इसमें अब ये सैयद लोग आए, सैयद लोग फिर ये मोहम्मद बोला कि अपने को जीतने का है। तो सबसे पहले सबसे टक्कर का कबीला कौन था? पवार पाटिल। तो ये पवार पाटील पृथ्वी के क्रब पे ये हमला बोल दिया, आणि फिर ये जीता। फिर जीता, आणि जीता तो उनके भी लोगों को इसने एक स्ट्रेटेजी सोची कि सामने वाले के वो सैनिक जो पकड़े गए उनको मारना नहीं, उनको बोलना मेरी शरण में आ जाओ और मेरा सुनो, और थोड़ा उसको डिवाइन टच देने के लिए। ठीक है, हाँ डिवाइन, रैपर वाले। तो डिवाइन टच देने के लिए इसने बोला कि मुझे वहां पे अरब में उस समय में 360 360 गॉड्स, अलग अलग फेथ सिस्टम्स चलते थे, उसमें से एक था अल्लाह। एक वन ऑफ द गॉड था अल्लाह। मूर्ति भी थी पहले 360 की, उसमें अल्लाह की मूर्ति थी, वो सब तोड़वाई गई। तो वो बोला गया कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी, निराकार रूप फॉलो करना है। और फिर बोला गया कि करो भाई अभी, अन्याय ऐसा ऐसे ही कबीला बढ़ते गए, हमला करना वगैरह, लूट का वो सारा खजाना गोला करना, उससे अपनी सेना को स्ट्रेंथन करना। फिर पवार पाटिल कबीला पड़ा, फिर बिरारी पाटिल पे हमला करा, है ना। फिर उसके बाद ऐसे जीते जीते जीते, अब बिरारी के हमें दुकान पे हमला करा, फिर सोना लूट लिया, ऐसे चलते रहता सारा। फिर उसमें कुछ कुछ वाहियात चीजें भी हुई। और वो कुछ भी लोग उसको पूछते थे जस्टिफिकेशन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो बोलता था अल्लाह ने बोला है मेरे को, अल्लाह सपने में आए थे, कल अल्लाह ताला। ठीक है, तो बहुत ही वियर्ड, मतलब बहुत ही घटिया किस्म के चीजें करता था। और वो बोल देता था हर बार जस्टिफिकेशन के लिए अल्लाह बोला। और फिर साथ में, क्योंकि इतना बड़ा मुखिया था और उस समय पेपर भी मतलब ये था, तो उस समय जो उसके साथ में लोग रहते थे वो लिख के रखते थे जो जो चल रहा है, उसका जीवन जैसा था, जीवन का था मोहम्मद की। तो उन किताबों को बोलते हैं हदीस। फिर ये सब होने के बाद उसने रिद्देश जाधव घर पे हमला किया, फिर रिद्या को लूट लिया। रिद्या कंगाल हो गया, ठीक है, रिद्या कंगाल हो गया। फिर ऐसे ऐसे इसने एक्सपांशन करना शुरू किया। और अपने जीवन काल में एक बार, क्योंकि जेरूसलम बहुत तीर्थ स्थली थी फेमस, तो ये जेरूसलम भी गए। और जेरूसलम में जहां पर इसने नमाज पढ़ी, उस जगह का नाम था अल अक्सा। अल अलास्का नहीं, अल अक्सा। एलेक्सा नहीं, अलास्का नहीं, अल अक्सा। ये अल अक्सा उस जगह का नाम था जहां पे पहले जीसस को लटकाया गया था। यानी उससे भी पहले ये वो जगह थी जहां उस राजा का, ये यहूदियों का बहुत पवित्र मंदिर था, यहवे का मंदिर था। तो यहूदियों का यहवे का मंदिर क्रिश्चियनों ने तोड़ा, क्योंकि वहां पे ही उसी मंदिर के सामने ही प्रांगण में, आंगन में जीसस को लटकाया था। फिर जब मोहम्मद वहां आया, और अकेला तो आया नहीं कि शांति से नमाज वगैरह कुछ अदा करूंगा, उसकी पूरी टोली आई, हमला हुआ, युद्ध हुआ, क्रूसेड जिनको बोला जाता है, क्रिश्चियनों में और मुसलमानों में ये 3 युद्ध हुए जेरूसलम जीतने के लिए और यूरोप के एंट्री के लिए। क्रिश्चियनों ने फाइनली उनको रोक दिया एक सीमा तक, लेकिन क्रिश्चियन भी हार गए। क्रिश्चियन क्या हार गए? जेरूसलम। और क्रिश्चियनों ने जेरूसलम और वो शहर किससे जीता था? यहूदियों से। और यहूदी किधर है इस पूरे पिक्चर में? इंडिया में भाग के आए वाले अभी रहने को। तो उधर भाड़ने चल रहे हैं क्रिश्चियन और मुसलमानों। यहूदी दुनिया में पंगे वाले अलग अलग जगहों पे, इजिप्ट में बहुत पंगे वाले, नाइजीरिया में, सूडान में, अफ्रीका में। यूरोप में जिधर यहूदी, यूरोप में जाते नहीं थे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग उनको डायरेक्ट काट डालते थे। गोरे लोगों को काट डालते थे, तब ये गोरे ब्लैक का कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, दुनिया अनएक्सप्लोर्ड थी। दुनिया में लोग दूर दूर तक गए नहीं थे। तो बचे वाले जो यहूदी थे वो इधर भाग के आ गए। ठीक है, ये साइड में, आप इंडिया के साइड में आ गए सारे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अभी फिलहाल जेरूसलम किसने जीत लिया? मुसलमानों ने। क्या बांधी उधर? मस्जिद अलग सा। फिर धीरे धीरे समय का पहिया चलता है, दिल धड़कता है। ठीक है, वो गाना है ना कुछ तो, रावण में, देखो, हाँ वो। तो फिर वो सारा बदला। आणि फिर एट प्रेजेंट 2000 साल फास्ट फॉरवर्ड करके अपन आते हैं। तो अभी ये अल अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में है। मुसलमान भी भरपूर संख्या में है, इसलिए वो तोड़ते नहीं। पर आज जेरूसलम शहर और उसके आजू बाजू का इलाका वापस किसने कब्जा लिया है? यहूदियों ने। सबसे पहले वही थे ना वहां पे। उनसे किन्होंने छीना था? ईसाइयों ने। ईसाइयों से किसने छीना? इस्लामवादियों ने।
इस्लामवादियों से वापस किसने छीन लिया? यहूदियों ने। और जब यहूदियों ने ये छीना तो उनके ऊपर सारी दुनिया के मुसलमानों ने हमला किया। अलग अलग देश, भारत के भी मुसलमान गए थे लड़ने के लिए कि यहूदी कैसे वापस जीत सकते। मुसलमानों को सबको पता है, क्रिश्चियनों को भी पता है कि उनकी जगह है, पर सब बोलते कि नहीं हमको चाहिए। मालूम सबको कि तुम्हारी है पर चाहिए हमको। तो जब यहूदियों ने जीता तो दुनिया के 57 अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज ने उनपे वॉर डिक्लेयर किया, जिसमें एक इंडिया भी था, क्योंकि तब नेहरू वगैरह सब ये चीजें रहती थी यहाँ पे। लेकिन यहूदी जीत गए। यहूदी क्यों जीते? क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेजर फोकस्ड रेस है उनकी। रेस मतलब क्या बोलते हैं अपन? रेस मतलब उनकी जो उनका पंथ है, जो उनकी कम्युनिटी है, बहुत लेजर फोकस्ड है। हाईली हाईली साइंटिफिक, हाईली साइंटिफिक। आइंस्टाइन, डी ब्रॉगली, ह्यूजेंस, पाउली, और अपन ने क्या पढ़ा है, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, फिर डायरैक, और भी तुम नाम ले लो बड़े बड़े बनते जने। ठीक है, ये सारे अपना वो रॉबर्ट ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ये सारे लोग कौन है? ये सारे के सारे यहूदी लोग हैं पूरे। तो यहूदी लोग इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमसी हासिल कर ली। ये संख्या में कम थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये बाकी दुनिया से आगे निकल गए। तो मुल्ले इनके ऊपर तलवार लेके हमला करने आ रहे थे, ये तोप चला रहे थे, ठीक है, ये टैंक चला रहे थे उस जमाने में, अभी आज से करीब 50 साल पहले। तो ये जीत गए। तो पूरे मुल्ले देशों की पड़ गई, और इनको समझ आ गया कि अगर अपने को अपनी जगह कायम रखनी है, यहाँ से वापस खदेड़ा नहीं जाना है, तो टेक्नोलॉजी में आगे रहना है। तो इन्होंने खुद का नेशन इस्टेब्लिश किया, उसका नाम रखा, खुद का देश बनाया, उसका नाम रखा, जितनी जगह ले ली थी उन्होंने, क्या नाम रखा? इसराइल। और इसराइल ने, ये उनकी एक पॉलिसी है कि धीरे धीरे आजू बाजू में पूरे मुल्ले, चारों तरफ से मुल्ले, क्रिश्चियन है नहीं। और करंट जियो डायनामिक्स में क्रिश्चियन इतने कच्चे हैं कि ईसाइयों को पता है कि मुल ईसाइयों को पता है कि रिलीजियसली मुल्ले भी अपने शत्रु है, और इस यहूदी भी अपने शत्रु है। लेकिन अगर अभी जिंदा रहना है तो यहूदियों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, अमेरिका इसराइल भाई भाई, और मुल्लों को खत्म करना पड़ेगा, उसामा बिन लादेन, अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यमन, ओमन, समझ रख सब ऐसा। तो करंट जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स में, करंट जियो डायनामिक्स में ईसाई और यहूदी एक साथ में। ईसाई यहूदियों के पीछे पीछे भागते हैं क्योंकि यहूदी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजी 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, कैसे तो भी क्रिश्चियन लोगों को चाहिए रहता है, उसको ब्लू प्रिंट चाहिए कि टोनी स्टार कार के रिएक्टर का ब्लू प्रिंट दे दो। तो आयरन मैन 2 में वो दूर बैठा शख्स, जिसका बाप कभी टोनी स्टार के बाप के साथ, एंटोन बॉर्न, याद है ना? वो भी F1 कार, फार्मूला 1 कार के बाप रेसिंग में, उसको अगर आर्क रिएक्टर का ब्लू प्रिंट मिल गया, वो बना के आ जाएगा। तो ईसाई लोगों को इनकी बुद्धि चाहिए, और ये सारा देते नहीं ईसाई लोगों को। तो ये ईसाई लोगों से पैसा मांगते हैं, उसके बदले में सपोर्ट मांगते हैं, डिफेंस मांगते हैं, इंटेल मांगते हैं। और इन्होंने अपने देश को सिक्योर करने के लिए मोसाद बनाए वाला है। मोसाद कौन है? मोसाद इनका इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको अगर भनक लगी कि 2032 में एक मुल्ला इधर अपने इसराइल के बस स्टैंड पे हमला करने वाला है, और वो मुल्ला अभी 6 साल का है, तो उसको जाके ठोक देंगे वो 6 साल के बच्चे को। मोसाद ये काम करता है कि इसराइल पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसराइल इज प्रीडोमिनेंटली ज्यूइश, यहूदी लोग रहते, लेकिन थोड़े बार मुल्ले भी रहते जियोग्राफिकली, पर वो मुल्लों को बरोबर हैंडल कर लेते। बात समझ आ रही है तुमको? ऐसा है। आणि इन तीनों में, इन तीनों का भगवान एक है। ईसाइयों का, ईसाइयों का, यहूदियों का भी, और मुल्लों का भी। वो याहवे ही है। याहवे का नाम इस्लाम में अल्लाह है। पर वो तीनों जन पे झगड़ा इस पे कि यहूदी लोग बोलते हैं कि मोजेस जो है भगवान का संदेश लेके आया, ईसाई लोग बोलते हैं जीसस भगवान का संदेश लेके आया, और मुल्ले बोलते हैं कि मोहम्मद भगवान का संदेश लेके आया। इन तीनों में भगवान का संदेश कौन लेके आया, इस पे झगड़ा है। बात समझ आ रही है? और करंट डायनामिक्स में इंडिया के फेवर में कौन है? तो वो है यहूदी। यहूदी क्यों है? हम यहूदियों को खुल के समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा देश है जिनको पेट्रोल चाहिए, अभी भी हमको डीजल चाहिए। तो अगर हम यहूदियों का खुल के समर्थन करेंगे तो अरब देश, गल्फ कंट्रीज हमसे गुस्सा हो जाएंगी, और हमारा पेट्रोल का भाव उन्होंने 1 रुपए बैरल से भी, 1 रुपए से भी भाव अगर बढ़ाया, तो हमको दिन का 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ का फटका बैठेंगे एक एक दिन का। हम डेली बेसिस पे हम 2 लाख बैरल इंपोर्ट करते, 2 लाख बैरल। एक बैरल समझता, ड्रम देखा है विरांश के घर के सामने टाकी रहती तेल की, देखिए क्या? वो उसको बोलते 1 बैरल। ऐसे रोज इंडिया 2 लाख बैरल इंपोर्ट करता क्रूड ऑयल। तो अगर 1 रुपए से बड़ा है तो $1 से फटका बैठा अपने को, तो अपन इसलिए ऊंचा पता करते नहीं। तो अपन खुल के यहूदियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन यहूदी चाहते हैं
कि हिंदू कौम जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि इन केस आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, वो लॉन्ग टर्म सोचते बहुत, कि कभी अगर मुल्ले या ईसाई पीठ में छुरा खोप दे ईसाई या मुल्ले तो रोज झगड़ ही रहे, और कभी मुल्ले अगर इजराइल जीत ले वापस से, तो हम बच के कहाँ जाएंगे? तो इंडिया जाएंगे। और इंडिया हिंदू रहनी चाहिए, हिंदू डोमिनेंट रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू शाही थी तब से हम बचते आए, तब से हम इंडिया में जाके बचते हैं। इसलिए वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपने को। रिलीजियसली वो अपने को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें जैसे गाय काटते हैं वो, अपन गाय की पूजा करते हैं। वो मान लो कि सुप्रीम लॉर्ड के, भगवान के एक ही रूप को मानते हैं। अपन एक ही भगवान में अपन भी मानते हैं, लेकिन अपन उसके अनेक रूपों में मानते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकली थी मोनोथीइज्म और पॉलीथीइज्म, एक भगवान का एक ही रूप। मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म मोनोथीइज्म, और पॉलिनोमियल पॉलीथीइज्म, बहुत सारे रूप, एक ही भगवान लेकिन रूप बहुत अनेक उसके। हाथी का रूप, चूहे का रूप, झाड़ का रूप, डोंगर का रूप, सूर्य का रूप, चांद का रूप, पानी का रूप। ठीक है, ये सारा। तो उसमें आइडियोलॉजिकली रिलीजियसली ये है, लेकिन एट लार्ज उनकी कम्युनिटी, एट लार्ज 80% 90% यहूदी, ये हिंदूज को ये सपोर्ट करते हैं, और क्रिश्चियन लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो हमको जब वेस्ट से कुछ काम निकालना रहता है, अमेरिका से, यूरोप से, जर्मनी से, फ्रांस से कुछ निकालना है, तो हम मोसाद को फोन लगाते हैं। मोसाद वाले उनको फोन लगाते हैं कि दे, वो देते हैं, और फिर उधर से लेके हमको पहुंचा देते हैं। ऐसी चीजें चलती है। बात समझ आ रही है तुमको? दिस इज करंट डायनामिक्स। इतना इतना बेसिक सी चीज पता रहनी चाहिए। दुनिया में, दुनिया में अगर तुम देखो तो रिलीजियस हॉटस्पॉट्स के फेमस केंद्र है। सबसे दुनिया का एक नंबर वन हॉटस्पॉट है मक्का मदीना, मक्का मदीना। दूसरा है वेटिकन। तीसरा है जेरूसलम। और चौथा कौन है पता है तुमको? पता है क्या तुमको? चौथा है अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर 2024 में बना, जनवरी में। और ये 2025 का साल चल रहा है। अब करीब करीब इस 22 जनवरी 2026 को 2 साल पूरे होते आएंगे। तो अयोध्या में पिछले 2 साल में जितने लोग आए हैं, या पिछले एक साल में भी जनवरी 2025 तक जितने लोग आ गए हैं, वो मक्का और वेटिकन सिटी में मिलके जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा है। तो अयोध्या दुनिया का नया रिलीजन पॉलिटिकल सेंटर है। ठीक है, रिलीजियस पावर एक्सर्ट प्रोजेक्ट दुनिया में बताने वाला सेंटर है। तो अयोध्या जो प्रोजेक्ट है, वो सरकार हमारी इसके लिए उसके पीछे रहती है। अब आगे चल के मान लो कभी 10 साल बाद कांग्रेस की भी सरकार आई, तब भी वो अयोध्या के पीछे इतना ही जोर लगाएगी, क्योंकि उससे हमारे इकोनॉमी और हमारी पावर प्रोजेक्ट होती है पूरी दुनिया में। समझ रहे हो तुमको कि हमारे भी धर्म स्तंभ है। और वो अयोध्या एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे यहूदियों ने अल अक्सा गिरा ही नहीं, वो है, मस्जिद गिरा नहीं सकते, क्योंकि इसराइल में बहुत मूल्य रहते हैं। लेकिन आजू बाजू का तो पूरा इलाका यहूदियों ने जीत लिया। इंडिया ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी गिरा दी। तो पूरे दुनिया के मूल्य, क्योंकि मूल्य मूल्य भाई भाई, मूल्य, एंड जिस कंट्री में वो रह रहे उधर के लोग नॉट भाई भाई, दुनिया भर के मूल्य मूल्य भाई भाई। दिस इज कॉल्ड उम्मा। उपमा नहीं, उम्मा। उम्मा मतलब अगर पाकिस्तान के किसी मूल्य के घर पे गरीबी है, तो हिंदुस्तान में श्री कृष्ण कॉलोनी लासू स्टेशन में बैठे खली बली को बुरा लगेगा कि मेरे भाई के घर पे तकलीफ है। अगर हिंदुस्तान में सामने के गली में किसी के घर पे कुछ बुरा होता है, तो खली बली को बुरा नहीं लगेगा। इन जनरल इंडियन मुस्लिम्स नहीं, दुनिया के कोई भी मुस्लिम्स को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा मुल्ला दुनिया के दूसरे टोप पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे ये भी है, उधर दूसरा मुल्ला, और उसका कुछ दुख रहा, तो पूरी दुनिया के मुल्लों की एकदम ये हो जाएगी। बात समझ आ रही? दिस इज कॉल्ड उम्मा। द मुस्लिम ब्रदरहुड, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज फॉर मुस्लिम्स ओनली। भाईचारा मुसलमानों में, भाईगिरी, तू मेरा भाई, कुछ प्रॉब्लम मत बोल, दिस इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। जो उस सेक्ट में है, जो उस पंथ में, उनके ही लिए होता है। उस पंथ के बाहर लोग के लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रहती। ठीक है। बर, अभी जब हमने बाबरी गिराई, तो बाबरी बनाई किसने थी? अल्लाह ने नहीं, बाबर ने। कब बनाई थी? 1400 के आसपास, 600 साल पहले, करीब करीब 600 साल पहले। तो 600 ईयर्स डाउन द लाइन, जब 400 ईयर्स का मुगल रूल हुआ है, 200 ईयर्स का कॉलोनाइजेशन हुआ है, और अभी भी हम डीप स्लम्बर में है, और डीप स्लम्बर से बाहर निकलने का चिन्ह बाबरी जाता है। तो बाबरी गिरना ये केवल दुनिया भर के मुसलमानों को पिस ऑफ नहीं कर देता, ये ब्रिट्स को,
ब्रिटिशर्स को, मतलब वेस्ट को, पर्टिकुलरली यूरोप को बहुत पिस ऑफ कर देता है। बहुत गुस्सा, एकदम से उनको बवाल हो जाता है कि भारतीय लोग कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं इतना, कैसे इनमें आत्मबल, कैसे इनका सेल्फ एस्टीम कैसे है कि हमने जो इन पे 800 सालों तक प्रोजेक्ट किया, हमने जो 800 साल पे भारत पे थोपा, ये उसको उखाड़ फेंकेंगे और खुद जैसे है वैसा बनना चाहेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? तो बाबरी डिमोलिशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ पावर कि इंडिया यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी और मोहम्मदों को भी, मुल्लों को भी, यहाँ से इनकी नहीं चलने वाली, ये हमारा लैंड है। भले ही हम थोड़ा पतन में थे 1000 साल तक, लेकिन अब हम वापस है और हमारा ही काल चलने वाला है। दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ पावर। समझ आ रहा है तुमको? और फिर बाबरी डिमोलिशन 1992 से तो लेके 2014 तक एक चेन ऑफ इवेंट चलते रहे, और प्रेजेंट 2025 तक भी, राम मंदिर बनने के बाद भी, राम मंदिर इज अनदर प्रोजेक्शन ऑफ पावर, कि बस तोड़ा ही नहीं, उधर हमारा जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था हजारों साल पुराना, हमने वापस बना के दिखाया। दिस इज अ मैसेज गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इंडिया जो है डीकोलोनाइज हो रहा है। जो इंडिया पे थोपे गया था, जो लेबल्स थोपे गए थे, वो वापस रिमूव हो रहे हैं, और भारतीय लोग कैसे थे वैसे होने जा रहे हैं वापस। जो उनकी गौरवशाली परंपरा थी उसकी तरफ जा रहे हैं। जो निगेटिव चीजें थी उसको वो हटा दे रहे हैं, खुद में भी जो निगेटिव था उसको हटा दे रहे हैं, दूसरों ने जो लाके थोपा उसको भी हटा दे रहे हैं, और खुद में जो पॉजिटिव चीजें थी उनको उठा के वापस स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। दिस इज करंट जियो पॉलिटिक्स। भाषण समझ आए तुमको? तो इतना तुमको पता रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ये विषय किधर निकला था? IC 1814 पे निकला था नहीं? तो फिर वो प्लेन हाईजैक हुआ। फिर मसूर अजहर, उसको हमको रिलीज करना पड़ा, पाकिस्तान का आतंकवादी। क्यों रिलीज करना पड़ा? क्योंकि हमारी सरकार ने भारत के लोगों को पूछा कि देखो, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी दादी जी, आपकी सासू माँ उस एरोप्लेन में है। अगर आतंकवादियों को हम आपके घर वालों को मारने देते तो ये आतंकवादी हमने पकड़ के रखे वो हमारे पास ही रहेंगे। तो घर वालों ने बोला, भाड़ में जाए तुम्हारी देश की सरकार, भारत की सरकार, हमारे घर वालों को वापस लाओ। तो फिर घर वालों को कुछ चंद 50-100 इनसिग्निफिकेंट लोगों को बचाने के चक्कर में हमने 12 to 15 वेरी हाई प्रोफाइल आतंकवादी वापस रिहा किए। जैसे अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर्स देखा होगा, रिवेंज ऑफ द फॉलन या डार्क साइड ऑफ द मून, उसमें देखा होगा जब मेगाट्रॉन वापस आता है तो सारे बुरे बुरे डिसेप्टिकॉनों को वो इंसानों से वापस मांगता है। देखा है क्या तुमने? सारे बुरे बुरे डिसेप्टिकॉन वापस से रिलीज किए जाते हैं मेगाट्रॉन की फौज खड़ी करने के लिए। याद है तुमको उसे? एकदम मोकर मोकर। तो फिर वही लोगों ने हमारे इंडिया पे वापस हमला किया। और जब ये 12-15 आतंकवादी, जो कि 10 साल 20 साल से जेल में पड़ रहे थे इंडिया में, जब कोई जेल में रहता है 10 साल तक अकेला, बात करने के लिए कोई नहीं, बस एक काल कोठरी सा छोटा सा रूम है, अंधेरा भरा, और बैठा है एक अकेला, तो 1-2 महीना 4 महीना बोर होता है, फिर बोरियत से डील करने की आदत हो जाती है। तो आतंकवादी भी बहुत गहरे विचार में जाता है। तो मसूद अजहर, जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया है, टिल प्रेजेंट डे, 8 दिसंबर 2025 तक अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जब वो 15 साल भारत की जेल में सड़ रहा था तो उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने उधर जाके, वो बाद में जब रिहा हुआ और हमारे लोग, वो पैसेंजर हमने वापस लाए, मसूद अजहर को छोड़ा, तो उसने वो स्ट्रेटेजी बनाई। उस स्ट्रेटेजी का नाम है ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, कि इंडिया को एक बारी में नहीं खोप सकते, बहुत पावरफुल है। तो इसके चाकू छुरी लेके इसके हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे, पैर पे इनके कट मारते रहो, बार 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 बार। एक मेले में बहुत भीड़ है, वहां इंडिया नाम का एक शख्स चल रहा है, तो यहाँ आसपास में जा जाके बार बार नेल कटर से या चाकू छुरी से, कटर से, ब्लेड से बार बार इसको कट मारते रहो, कट मारते रहो, कट मारते रहो, कट मारते रहो। तो ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, बार बार छोटे 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 स्ट्रेटेजिक हमले करते रहो। इतने इतने छोटे, लिएट इतने पावरफुल, इतनी लोगों की जान जाए, लेकिन इतने छोटे कि इंडियन सरकार रिटेलिएट ही नहीं कर पाए उसके लिए, कि जान दो, हर बार वो नजरअंदाज करती रही, लेकिन हर बार उनको ब्लीड करो, हर बार उनको ब्लीड मारो। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत उही उरी भी हुआ, फिर बालाकोट भी हुआ, फिर 26/11 भी हुआ, 2001 भी हुआ, और ये तो 4-5 तो बहुत प्रोमिनेंट है। जब 2004 से 2014 10 साल का काल था, उसमें 900 आतंकवादी हमले हमारे इंडिया में हुए। संभाजी नगर में भी हुआ था एक, मुंबई में तो 6 बार ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कि आखिरी ट्रेन बॉम्ब से उड़ गई। 6 बार ट्रेनें उड़ गई, तो एक ट्रेन में अगर 1000 लोग थे तो पूरे 1000 गए। 2 दिन बाद 1000 गए, 3 दिन बाद 1000 गए। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही, यंत्रणा कुछ कर नहीं पा रही, बॉम्ब कौन लगा रहा समझ नहीं पा रहा। तो जो तुमने संजू मूवी अगर देखी होगी संजय दत्त के बारे में, रणबीर कपूर की, तो उसको पकड़ के लेके गए ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह। तो वो मूवी बने इसलिए गई, उसको व्हाइट वॉश करना था, क्योंकि संजय दत्त के भी अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत लिंक्स थे, उसने पैसे वगैरह फंड किए थे। और ऐसे बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड निकल के आ गया था कि जो खान उर्दू बुढ़ है, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के नाम आ गए थे ऊपर, कि इन्होंने ये अपने मूवीज की कितना अमाउंट फंड करते हैं।
अंडरवर्ल्ड को वगैरह 100 100 करोड़ 200 करोड़ देते हैं, जो पिक्चरों से कमाते हैं, अपन जिनके पिक्चर देखने अपन जाते हैं, अपने ही पैसों से फिर वो आतंकवादियों को फंड करते हैं। ये सारी चीजें तब आ गई थी, तो ये व्हाइट वॉश करने के लिए कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके लिए वो रहता है सारा पीआर इमेज बनाने के लिए। तो ये जो धुरंधर मूवी अभी आई है, ये हमारे इंडिया के 1995 से एट प्रेजेंट 2025 तक, जब हमारे इंडिया को आतंकवादी ब्लीड कर रहे थे, तो 1995 में अजीत डोभाल तो पता है ना, उन्होंने सोचा था कि हम इंडिया के जासूसों को पाकिस्तान के आतंकवादियों में भर्ती करा देंगे। तो वो आतंकवादी संगठनों में हमारे लोग सबसे ऊपर तक उठेंगे, वो दिखाएंगे कि आतंकवादी है पूरे के पूरे। और जब सही समय आएगा तो सारे आतंकवादी पूरा इस्टेब्लिशमेंट खत्म कर देंगे हम सारा का सारा। हमारे जासूस 25 साल 50 साल पूरा जीवन उनमें ही जिएंगे, शादी भी उधर की लड़की से करेंगे, बच्चे भी उधर ही होंगे, सब फैमिली भी उधर ही रहेगा सारा सारा, लेकिन दिमाग से हमेशा ऐसे रहेंगे। तो वो उसके ऊपर एक स्पाई रियल स्टोरी है ये पूरी सारी की सारी, कि कैसे उसने क्या क्या किया। और फिर आते आते 2016-17 तक का दिखा दिया जाएगा मूवी में, जो जो सब कुछ हुआ बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में सब कुछ दिखा दिया जाएगा। तो उसमें वायलेंस इतना एगोर है कि तुमको ठीक नहीं है वो बताना, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। लगाओ एक बस और फिर छोड़ देता हूँ आपको। कल लगे आज तो एक बताता फिर छोड़ देंगे। आवाज मत करो, बस आवाज मत आवाज मत आवाज मत करो। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहे थे। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में खड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। ये कैप्टन मोक्षी का आवा आवा 1 मिनट। जाओ 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 जाओ, जिनका नाम लिया भागो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ भागो। ये कैप्टन मनोज पांडे है, ठीक है। इनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, और फिर ये जो उनके साथ टॉर्चर हुआ था ये सारा ये सब रियल है सारा का सारा। पाकिस्तान बाद में उनकी मुंडी काट के बॉर्डर पे फेंक दी थी उन्होंने। बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ था वो सब उन्होंने तो मूवी में बिल्कुल 1% बताया, जो जो हुआ था। कांच की बोतलें, उनपे बियर की बोतलें फोड़ते थे, फिर बोतलों के टुकड़े से उनकी चमड़ी फाड़ते रहते थे वहां पे, और ऐसे 1 महीने 2 महीने तक पूरा टॉर्चर किया था, ठीक है। तो हाँ, और कोई जाने वाला है क्या? अर्जेंट अर्जेंट, जो जिनको लेने आते हैं वो जाओ, जिनको लेने आया करते बाद में वो डिस्टर्ब मत करो। ऐसी बात हुई हम्म। जो मेरे जहन में ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए हैं ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके ये जो इकबाल ISI इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता नहीं हिलता है। इकबाल साहब जिस समय अब तुम घर पे जाके, तो ये पूरा इसमें इसमें बताया हुआ हर एक कैरेक्टर रियल है मूवी में, हर एक, हर सिंगल एक। इंडिया के साइड का भी, इंडिया के वो मंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के पैसे खाए थे, बस उनका नाम बदल के, हर बार नाम बदल हर जगह पर। मतलब मूवी के बाद में तुमको उनका फोटो वीटो, आज वो जिंदा है लोग, आज अभी ट्विटर पे तो फुल कुटाई चल रही है उनकी, पूरी सोशल मीडिया पे उनको गालियां ही गालियां पड़ रही है। जो जिंदा है, जो रिपोर्टर है जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी जब हमला कर रहे थे, तो आतंकवादी पुलिस किधर से अंदर आ रही, सब वो न्यूज में पहले ही बता दे रहे थे। तो आतंकवादी अंदर न्यूज देख रहे थे कि वो इंडियन के कमांडो किधर आ रहे हैं, एनएसजी कमांडो किधर आ रहे हैं, उधर ग्रेनेड फेंक के रख रहे थे वो पहले से सब। तो ये एकदम भयान मूवी, एकदम। बॉयज रुक रहे तो बॉयज को दिखा देता बस, वो क्या है, खलीबल रहता ना बाजू में, सीसी का।
तो मुस्तकबिल बदल जाता है। Dove gente a destra, lo tiro per il senso che sogna, nella persona poi è con le denti non sente che stranger. ये मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must ये infiltrate कौन the है? very core of fascism in Pakistan. कौन है? मैं भी सोचा नहीं तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। अगर वायलेंस और लैंग्वेज अच्छी नहीं है मूवी में, इसलिए। उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। जयमान केस की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। साल पहले एक शैतान और एक जिन मतलब लैंग्वेज बहुत का नाम पड़ा चौधरी। आपको जल्दी ये खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। बच्चों के लिए नहीं ये मूवी। ठीक है, पायरेटेड मत देखो, तो थोड़ा एक हफ्ता रुको, फिर देखते हैं अपन वो धीरे धीरे अलाउ करते सिनेमा हॉल में। 10 बच्चों को फिर ले लेंगे अपन 10 तेरे को तो अलाउड नहीं रहेंगे एंट्री देखी। चलो।